नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज रविवार विशेष में बात करेंगे मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई भाजपा, नई भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 8 सालों में उन्होंने बनाई है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 12 साल तक जिसका वो संकेत देते रहे, संदेश देते रहे कि बीजेपी का रास्ता क्या होना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उस समय का जो था वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि ये रास्ता बीजेपी का नहीं हो सकता, बीजेपी को इस रास्ते पर जाने पर नुकसान होगा। दबाव था किसका? दबाव था लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का। उसका भय इतना था, उसका आतंक इतना था कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने ही कोर इश्यूज़ पर एक तरह की हीन भावना से ग्रस्त था, एक तरह की आत्मग्लानि या ग्लानि की भावना से ग्रस्त था और वो उसके बारे में बात करने से कतराता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई भाजपा बनाने का संकल्प 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लिया और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहे हैं। उस संकल्प से सिद्धि के रास्ते में उन्होंने अभी पिछले 8 साल में, 8 साल तो ज़्यादा हो गए, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो तो शुरू के 3-4 साल में ही हो गई थी, नई त्रिमूर्ति का गठन किया है। 3 ऐसे नेता राष्ट्रीय स्तर के तैयार किए हैं जो भविष्य के भाजपा के नेता होंगे, जो भविष्य में भाजपा की कमान संभालेंगे, जो भाजपा को अगली स्टेज तक लेकर जाएंगे। लेकिन अभी समय लंबा है, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि इन सब की उम्र भी कम है। ये सब 50 के आसपास के हैं। इन तीनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को किस गड्ढे से निकाला है नरेंद्र मोदी ने। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी 6 साल केंद्र में सत्ता में रही और 6 साल केंद्र में सत्ता में रहने के लिए उसने क्या किया? अपने कोर इश्यूज से समझौता किया। तीनों जो मुख्य मुद्दे थे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा और उसके अलावा तीसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को बैक बर्नर पर रख दिया। मोदी ने 14 में आते ही चुनाव घोषणा पत्र में ही एनडीए रहते हुए, सहयोगी दलों के रहते हुए उस मुद्दे को फिर से वो अपने कोर इश्यूज़ को वापस लाए। शुरुआत यहाँ से हुई। 2012 से जो वो मॉडल पेश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सामने, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें हिंदुत्व अपने आप आता है। आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे तो हिंदुत्व तो उसमें समाहित ही है, या हिंदुत्व में ये सब समाहित है, जिस तरह से आप देखना चाहें। और दूसरा विकास, इन दोनों का मेल, उन्होंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन्होंने बताया कि अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, चुनावी राजनीति में कामयाब होना है, तो किसी एक मुद्दे को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक मुद्दे को लेकर बढ़ेंगे तो आप पर हमला होगा और आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जो श्योर शॉट विनिंग फार्मूला के रूप में सामने आया। और ये बात वो कह रहे थे, वो गुजरात में करके दिखा रहे थे। तब ये कहा जाता था कि एक राज्य में करना, एक राज्य चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि भाई जो एक स्टेट चला चुका है, जो स्टेट में मुख्यमंत्री रहा है, उसको अभी तो अंदाज़ा ही नहीं होगा कि पूरे देश को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, किस तरह की मुश्किलें आती हैं, कैसे समझ में आएगा मोदी को। राज्य चला लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि देश चला लेंगे। उन सब विशेषज्ञों को नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में बुरी तरह से नाकाम साबित किया है, उनको गलत साबित किया है, उनको झूठा साबित किया है। ये सब उनके विरोध में गढ़े जा रहे तर्क थे, जिनमें कोई दम नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले की थी, अब आप देखिए कि 1998 और 1999 2 चुनाव में, बल्कि उससे पहले से बात कर लें 1996, और उससे भी पहले की बात करें तो 1991 और 1989। 89 में 85 सीटें करीब आई, 1991 में 120 सीटें आई, 1998 में 181 सीटें आई और 99 में
182। ये सीटें बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने के लिए नहीं मिली थी, ये सीटें मिली थीं अपने कोर इश्यूज़ पर आगे बढ़ने के लिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान था जो लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चले, वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात करे, उसके साथ विरोध होने पर भी खड़ी हो। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले में ये ना कहे कि ये संभव नहीं हो सकता, जब तक 370 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, तब तक इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसकी बात करेंगे तो सत्ता चली जाएगी, इसकी बात करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। और कॉमन सिविल कोड, इसके अलावा तमाम मुद्दे जो काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में किए हैं, 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी वो काम करने का सोच के भी डरती थी, सोचती ही नहीं थी। अगर सोचा तो डर लगता था कि अगर इस रास्ते पर गए तो क्या होगा। लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उसका आतंक इस कदर हावी था कि भाजपा के 6 साल के शासन में भी इस पूरे सिस्टम को उसी तरह से पाला पोसा गया, इनको उसी तरह की सुविधाएं दी गई। ये डराते थे और बीजेपी का नेतृत्व डरता था। आप देखिए तो लगातार एक मुद्दे देख लीजिए, और सिर्फ एक मुद्दे का जिक्र करूंगा, उससे आपको पूरी परिस्थिति समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ जाएगा कि उस समय की भाजपा की स्थिति क्या थी। ये मुझे जहाँ तक याद है 2002 का मामला है शायद। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। अयोध्या में शिलादान का कार्यक्रम रखा अशोक सिंघल ने, विश्व हिंदू परिषद ने। उसको रोकने के लिए अयोध्या में 3 दिन तक, मैं पूरे दावे और पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, इसमें रत्ती भर लेश मात्र कोई गलत बयानी नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। 3 दिन तक अयोध्या के किसी मंदिर में पूजा नहीं हुई, क्योंकि भूल नहीं आए, किसी का आना जाना बंद था। 3 दिन तक अयोध्या से किसी घर से जहां मौत हुई लाश नहीं उठी, अस्पताल या घर से। इस तरह का कर्फ्यू था, जो कर्फ्यू मुलायम सिंह यादव भी 1990 में नहीं लगा पाए। 90 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ऐसी सुरक्षा की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और क्या हुआ आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के शासन में ऐसा हुआ, और वो समय बड़ी मुश्किल से समझौता करके शिलादान का कार्यक्रम अशोक सिंघल से भारी सुरक्षा बंदोबस्त में करवाया गया। शत्रुघ्न सिंह जो IAS अधिकारी थे पीएमओ में, उनको भेजा गया, उनके निर्देशन में हुआ छोटा सा कार्यक्रम। और वो दिन विश्व हिंदू परिषद की पूरी प्रतिष्ठा, उसकी लोकप्रियता, उसका जनाधार सब खत्म हो गया। उसका जो इकबाल था वो उस घटना ने ख़त्म कर दिया कि अपनी सरकार रहते हुए जिस तरह का व्यवहार हुआ विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नेता अशोक सिंघल। बीजेपी आज जो कुछ है उसमें बहुत बड़ा योगदान विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल का है। अयोध्या आंदोलन को उसके इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी अकेले बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे संगठन की है, संघ परिवार की है, भारतीय जनता पार्टी भी बाद में जुड़ी, लेकिन अगर अशोक सिंघल नहीं होते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप नहीं ले पाता। उन अशोक सिंघल के साथ ये किया बीजेपी की सरकार ने। मुलायम सिंह यादव की कभी हिम्मत नहीं हुई कि अशोक सिंघल के साथ ऐसा कर सके, लेकिन बीजेपी की सरकार में हुआ। क्यों? इसी दबाव में, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के दबाव में कि क्या कहेंगे। और इसका निर्धारण कर रहे थे पीएमओ में बैठे ब्रजेश मिश्रा, जिनको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से चिढ़ थी। उनको इन लोगों पर भरोसा नहीं था और अटल जी को ब्रजेश मिश्रा पर भरोसा था। उसका नतीजा निकला ये जो कुछ ये हुआ। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, उनकी जिस तरह की उपेक्षा हुई, वो सब इस कारण से हुआ कि लेफ्ट लिबरल सिस्टम से रिकॉग्निशन हमको मिले। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये थी कि किस तरह से वो हमको रिकॉग्नाइज करें कि हम अच्छे हैं, हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमको धर्मनिरपेक्षता का टैग, हमको तमगा, हमको मेडल जो है वो अगर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दे दे
तो हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए हम कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं समझे। 99 तक तो 99 से 2004 तक सरकार रही, और 4 के बाद क्या हुआ बीजेपी का आपको पता है। 2004 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ। और अगर मैं ये बात भी पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाया गया होता तो फिर बीजेपी का वही हाल होता। 100-125 सीट के ऊपर बीजेपी नहीं जाने वाली थी। और इसके बावजूद कि पूरा समर्थक वर्ग, कार्यकर्ता, आरएसएस का स्वयंसेवक सब मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहते थे। बीजेपी और संघ दो फाड़ था, मोदी विरोधी और मोदी समर्थक। ये जो फैसला हुआ मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का, ये स्वेच्छा से किया हुआ फैसला नहीं था बहुत से लोगों का, चाहे बीजेपी के हो चाहे संघ के हो। मजबूरी में किया हुआ फैसला था। मालूम था कि ऐसा नहीं करेंगे तो न तो स्वयंसेवक हमारा साथ खड़ा होगा न कार्यकर्ता खड़ा होगा। इस दबाव में, ये जो जन दबाव था, उसने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया। और जिस हम इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उस इकोसिस्टम की चली होती, अगर इसमें जो है निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने अगर उस समय स्टैंड न लिया होता 2002 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया होता। आप सोचिए बीजेपी का इतिहास क्या होता, देश का इतिहास क्या होता। तो ये ऐतिहासिक घटना थी। केवल मैं मानता हूँ, केवल इस बात के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। हालांकि 2005 के बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने एक तरह से सब अपना किया हुआ मटिया मेट कर लिया। इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि 2002 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर और नरेंद्र मोदी के पक्ष में, समर्थन में लोगों को खड़ा कर उस फैसले को रोकने की उन्होंने जो कोशिश की, कामयाब सफल कोशिश की, उसने देश की राजनीति को बदल दिया। इस इकोसिस्टम के दबाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने तो मोदी को बचा लिया, पार्टी ने बचा लिया, लेकिन कर्नाटक में, दक्षिण में भाजपा का पहला द्वार खोलने वाले बीएस येदियुरप्पा इतने भाग्यशाली नहीं थे शायद। उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी ने येदियुरप्पा से इस्तीफा दिलवाया। उनकी यात्रा बेंगलोर पहुंचने वाली थी। उन्होंने पार्टी के सामने शर्त रखी कि वो बेंगलोर तभी जाएंगे, तभी पहुंचेंगे, वहां आएंगे जब येदियुरप्पा का इस्तीफा हो जाएगा। क्या विपक्ष ने, उनके विरोधियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इस्तीफा हो गया। आखिर में येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी वहाँ जो है फिर से जीरो पर पहुँच गई और वो आरोप अदालत में साबित नहीं हुए। वहाँ से वो बरी हो गए येदियुरप्पा। लेकिन पार्टी ने सिर्फ इस इकोसिस्टम को खुश करने के लिए, उसकी वाहवाही लेने के लिए कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है। पार्टी विद द डिफरेंस नीतियों में नहीं, अपनी विचारधारा को लेकर आप पार्टी विद द डिफरेंस है, इसलिए नहीं कि दूसरों के दबाव में आकर अपनी नीतियां बदलें। और बीजेपी 2014 से पहले की बीजेपी यही करती रही, फैसले वापस लेती रही, नीतियां बदलती रही। इस वर्ग को खुश रखने, खुश करने की तमाम कोशिशें की गई। इस परिस्थिति में 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं। उनके सामने चुनौती थी कि पार्टी जो है 112 सीट पर लोकसभा में पहुंच गई थी। 91 में 120 से शुरू हुई थी और 2009 आते आते पार्टी 112 सीट पे पहुंच गई। और परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब थी कि इससे भी बुरा हो सकता है। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उनके सामने दो रास्ते थे, यथास्थिति को बरकरार रखने का, सबको खुश करके चलने का, उस इकोसिस्टम को साथ लेकर चलने का। लेकिन 12 साल उन्होंने इसी इकोसिस्टम से संघर्ष किया, लड़ाई की और जीते। उनको मालूम था कि इनसे लड़ना कैसे है और इनसे जीतना कैसे है। ये दोनों वो गुजरात से सीख कर आए थे और उनको मालूम था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो ऐसा कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। उसका नतीजा देखिए, 3 नेता
उत्तर प्रदेश में 2017 में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को। उस समय उनकी उम्र 45 साल थी। 45 साल के व्यक्ति को, जो कभी मंत्री नहीं रहा हो, सिर्फ 5 बार सांसद रहा हो, कोई प्रशासनिक अनुभव न रहा हो, उसको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपने नेताओं के विश्वास को सही साबित किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन दिया उन्होंने 5 साल, कानून व्यवस्था को जिस तरह से पटरी पर लाए, पटरी पर लाना शब्द बहुत छोटा लगता है, उन्होंने जो किया वो क्रांतिकारी परिवर्तन है कानून व्यवस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश में। इसकी कल्पना 2017 से पहले कोई कर ही नहीं सकता था। अगर आप किसी से कहते आज जो स्थिति है ये बताते कि ऐसा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कि माफिया डरेंगे पुलिस से, पुलिस माफिया से नहीं डरेगी, तो वो आपसे कहता कि आप किस दुनिया में रहते हैं, आपको ज़मीनी हकीकत का कुछ पता नहीं है। लेकिन आज ये स्थिति बन गई है। जो बेईमान है, जो अपराध के आधार पर, गुंडई के आधार पर, माफिया की ताकत के आधार पर अपना राज चलाते थे, उन सब की जगह जेल में या ऊपर है। जो अवैध निर्माण करके, अवैध कमाई से जिन्होंने निर्माण किए, उनके निर्माण पर बुलडोज़र प्रतीक बन गया है। किस चीज़ का? कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था को सुधारने का, कानून का राज स्थापित करने का, और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान वापस दिलाने की मुहिम जो छेड़ी है योगी आदित्यनाथ ने, वो सफल होती हुई दिख रही है। शुरुआत की अयोध्या में दीपावली के साथ, लाखों दिए सरयू के किनारे जले, वहाँ से जो कार्यक्रम शुरू हुए पूरे प्रदेश में आप देखिए, वो काशी हो, मथुरा हो, दूसरी जगहों पर जिस तरह के आयोजन हुए, लोगों को लगा कि हाँ, इस प्रदेश में हिंदू भी रहते हैं, हाँ, हिंदुत्व भी एक विचारधारा है, हाँ, हमारी संस्कृति जो मूल संस्कृति है वो यही है। इसकी स्थापना की। और कोई भी नेता, मैं मानता हूँ कितना भी योग्य हो, जब तक उसको शीर्ष नेतृत्व का विश्वास प्राप्त नहीं होता तब तक वो ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। नेता जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसमें क्षमता हो, और ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका उस पर विश्वास हो। ये दोनों जब हुए तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ है। वही मॉडल जो गुजरात का था उसको सुधारने की कोशिश, उससे आगे जाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास, विकास के मामले में पिछले 5 सालों में जितना काम हुआ उत्तर प्रदेश में, पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ। तो इस त्रिमूर्ति की एक मूर्ति जो सबसे ऊपर है वो है योगी आदित्यनाथ। दूसरी मूर्ति, आप चलिए ज़रा पश्चिम में, अभी उत्तर में थे, अब पश्चिम में चलिए। पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर शायद ही कुछ लोग जानते हों 2014 से पहले। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां बीजेपी जनसंघ के समय से आज तक चौथे नंबर की पार्टी रही, शिवसेना की जूनियर पार्टनर रही, शिवसेना के रहमो करम पर थी एक तरह से, उस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बना दी है। शरद पवार, कांग्रेस, शिवसेना, इन सब के रहते हुए उन्होंने बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना दिया, और 14 से आज 22 हो गया, 8 साल में नंबर 1 पर बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। वही मॉडल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास। न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कोई समझौता किया, न विकास से। दोनों जो है, दोनों मुद्दों पर एग्रेसिव रहे। वो चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कीजिए, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात कीजिए, दोनों कभी रक्षात्मक नहीं हुए। और इन दोनों को पता था कि स्टेट पावर क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुख्ता करने के लिए कैसे किया जाता है, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कैसे किया जाता है। दूसरे हैं वही देवेंद्र फडणवीस। तीसरे पर आते हैं, पूर्वोत्तर चलिए। हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेसी, शुद्ध कांग्रेसी, जोड़ तोड़ हर तरह की राजनीति के माहिर,
कांग्रेस में राहुल गांधी ने अपमानित किया, एक कारण जो आखिरी कारण बना। उससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपनी लिगेसी, अपनी राजनीतिक लिगेसी, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने का प्रयास किया। गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया। हेमंत बिश्व शर्मा को लग गया कि अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, आगे कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने 5 साल उनसे वो काम करवाया जो पिछले 70 साल में बीजेपी के तमाम नेता संगठन नहीं कर पाए। पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का शासन स्थापित करना। जब मैं बात कर रहा हूँ इन नेताओं की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इनका योगदान है। केंद्रीय नेतृत्व के योगदान को तो आप नकार सकते ही नहीं, वो तो सदा सर्वदा विद्यमान है। लेकिन जब स्टेट लीडरशिप जो है, अगर उसमें क्षमता ना हो तो केंद्र से कोई भी कितना भी विश्वास देकर भेजे वो सफल नहीं हो सकता। हेमंत बिश्व शर्मा ने पूर्वोत्तर में जो किया उसका नतीजा आज ये है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बीजेपी या तो सीधे सत्ता में है, उसका मुख्यमंत्री है, या बीजेपी सरकार में शामिल है। ये परिस्थिति सिर्फ कांग्रेस हासिल कर सकी थी ऐसी, और कांग्रेस का सफाया हो गया पूरे पूर्वोत्तर से। और समय कितना लगा? सिर्फ 8 साल, बल्कि उससे भी कम। हेमंत बिश्व शर्मा 2016 में आए तो 6 साल ही। और ये ऐसे नहीं हो गया। ये प्रधानमंत्री ने जो नीतियों में बदलाव किया, डेवलपमेंट पर जो फोकस किया, और ये तय किया कि वो पुराना जो सिस्टम था वो नहीं चलेगा, कि यहाँ से केंद्र से पैसा गया, आपने खर्च किया नहीं किया, आपने एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी और यहाँ से पैसा पास हो गया और आपस में बंटवारा हो गया। बंद, मणिपुर बंद है, नागालैंड बंद है, ब्लॉकेड है, ये हर दूसरे महीने तीसरे महीने की खबर थी। महीनों महीनों ब्लॉकेड रहता था। 8 साल से ब्लॉकेड शब्द सुनाई नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट में। इंसर्जेंसी सुनाई नहीं दी नॉर्थ ईस्ट में 8 साल से। डेवलपमेंट सुनाई देता है कि ये अटल जी वाली सड़क है, ये मोदी वाली सड़क है, ये सुनाई देता है। कितनी सड़कें बन गई, किस तरह से कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सब जोड़ने का काम हो रहा है। किस तरह से इंडस्ट्री जा रही है, किस तरह से दूसरा डेवलपमेंट हो रहा है। ये कर दिया कि जो भी प्रोजेक्ट का पैसा केंद्र से आएगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुए बिना बजट पास नहीं होगा, और उसकी मॉनिटरिंग ड्रोन से या दूसरे तरीक़ों से जो है वीडियोग्राफी के जरिए रिपोर्ट भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। तो पैसा जो विकास के लिए जा रहा था विकास में लगने लगा। तो ये 3 जो त्रिमूर्ति तैयार हो रही है, ये भाजपा के भविष्य के नेतृत्व की रीढ़ बनेगा। और लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन 3 का जिक्र इसलिए किया कि ये 3 एक तरह से चमकते हुए सितारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आकाश में चमचमा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि अगर आप सही लोगों पर दांव लगाएं, ईमानदार लोगों पर दांव लगाएं, प्रशासनिक रूप से कुशल लोगों पर दांव लगाएं, योग्य लोगों पर दांव लगाएं, तो उसका नतीजा कैसे आता है। आमतौर पर कोई लीडरशिप डेवलप करने में, किसी भी पार्टी की बात हो, 20 से 25 साल लगता है। 8 साल में पार्टी में ही मौजूद लोगों से और पार्टी से बाहर से आए लोगों को मिलाकर मोदी ने एक नई त्रिमूर्ति खड़ी कर दी है, जो किसी से डरती नहीं, जिसको अपने पर विश्वास है, आत्मविश्वास से लबरेज है, और वो जानते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। और इन तीनों की बात करें तो विपक्ष में जितने भी नेता हैं, मैं कह रहा हूँ जितने भी नेता हैं, उनमें से किसी से जिसको आप सबसे अच्छा मानते हो वो भी इनसे 19 ही पड़ेंगे, 20 नहीं होंगे। तो ये होता है बदलाव। ऐसा बदलाव आता है जब आप ईमानदारी से करते हैं, जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप सच्चे हृदय से करते हैं, तब इस तरह के बदलाव आते हैं। तो मोदी भाजपा को बदल रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये अचीव कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया, बहुत कर दिया, अब इसी को चलने देते हैं, ज़रूरत नहीं है। लगातार बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, मोदी का हैदराबाद को भाग्यनगर बोलना
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये आने वाले समय का संकेत है। तो मोदी की कार्यशैली एक नई बीजेपी को जन्म दे रही है और नए नए नेतृत्व को भी जन्म दे रही है, जो देश को और अपने प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों पर ले जा रहे हैं, नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।